माया एक 17 साल की लड़की थी जिसके दिल में मॉडलिंग का सपना बसता था। वह अनाथालय में रहती थी, जिसे वह आशा भवन कहती थी। उसकी दुनिया उन 4 दीवारों तक सीमित थी जहां वह अपनी सहेली राधिका के साथ दिन बिताती थी। माया का कमरा मॉडलिंग मैगजीन्स और पोस्टर्स से भरा था। हर दीवार पर चमकते चेहरों और रंग बिरंगे कपड़ों की तस्वीरें सजी थीं। राधिका को ये सब बेकार लगता था। माया, ये क्या पागलपन है? ये मॉडल्स के पोस्टर्स हटाओ, नहीं तो आशा भवन की मैडम फिर डांटेंगी और मुझे भी तुम्हारी वजह से सुनना पड़ेगा, राधिका ने गुस्से में कहा, माया के कंधे पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करते हुए। माया ने मैगजीन से नजरें उठाईं और चमकती आंखों से बोली, राधिका, तुझे क्या पता कितना मजा है इन खूबसूरत कपड़ों में रैंप पर चलने का, सबकी तारीफें सुनने का। मैं तो मॉडल बनूंगी, बस देखना। उसकी आवाज में एक अनोखा जोश था। खिड़की से आती धूप में माया का चेहरा और निखर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबी पलकें, दूधिया रंगत और शहद जैसे रेशमी बाल जो कमर तक लहराते थे, उसे किसी अप्सरा से कम नहीं बनाते थे। हाँ हाँ, मॉडल बन लेना, लेकिन अभी झाड़ू लगाओ, मैडम आती ही होंगी, राधिका ने तंग आकर कहा। माया ने झाड़ू छोड़कर अपने हाथ दिखाए। देख, मेरे ये हाथ, क्या ये झाड़ू लगाने या बर्तन मांजने के लिए बने हैं? ये तो फोटोशूट के लिए हैं, उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसके हाथ सचमुच लाल हो रहे थे, मुलायम और नाजुक, जो मेहनत के काम के लिए नहीं बने थे। राधिका ने हंसकर कहा, हाँ ठीक है मॉडल साहिबा, लेकिन अभी काम करो, वरना मैडम की डांट पक्की है। माया का मन सपनों में डूबा था। वह सोचती थी कि बस कुछ महीने और फिर वह आजाद होगी। लेकिन किस्मत के खेल को कौन समझ सकता है। एक दिन आशा भवन की मैडम श्रीमती शर्मा ने माया को अपने ऑफिस में बुलाया। उनकी आवाज में वही सख्ती थी जो माया को हमेशा डराती थी। माया, तुम अब 18 साल की हो गई हो। हमारे नियमों के मुताबिक अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें कल सुबह तक आशा भवन छोड़ना होगा। माया का दिल धक से रह गया। मैडम, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो यहीं पली बड़ी हूँ, उसने घबराते हुए कहा, अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए। श्रीमती शर्मा ने अपनी चश्मा ठीक किया और गंभीर स्वर में बोली, माया, हम तुम्हें अब यहाँ नहीं रख सकते, लेकिन एक रास्ता है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी शादी करवा सकते हैं। माया के चेहरे का रंग उड़ गया। शादी? वह तो अपने सपनों की दुनिया में जीना चाहती थी। मैडम, ये दुनिया वैसी नहीं जैसी आप सोचती हैं। बाहर जाकर देखो, हर कदम पर खतरे हैं। लोग भेड़ियों की तरह इंतजार करते हैं कि कब कोई मासूम उनके हवाले हो। मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगी, लेकिन सोच लो, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, श्रीमती शर्मा ने कहा और अपने कागजों में व्यस्त हो गईं। माया भारी कदमों से अपने कमरे में लौटी। उसका दिल और दिमाग एक दूसरे से जंग लड़ रहे थे। एक तरफ सपने थे, दूसरी तरफ अनजान दुनिया की मुश्किलें। राधिका ने उसे उदास देखा और पूछा, माया, क्या हुआ? तू ऐसी क्यों बैठी है? माया ने सारी बात बताई। राधिका ने गहरी सांस ली और बोली, माया, मेरी मान, हाँ कर दे। तू अकेली कैसे जिएगी? हमें तो इस दुनिया का कुछ पता ही नहीं। माया ने जवाब नहीं दिया। उसने कंबल ओढ़ लिया और बोली, राधिका, मुझे सोने दे। राधिका चुपचाप लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर चली गई। पूरी रात माया करवटें बदलती रही। एक तरफ उसका बचपन का सपना था, दूसरी तरफ एक सुरक्षित लेकिन अनचाही जिंदगी। आखिरकार उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और एक फैसला लिया। अगली सुबह वह श्रीमती शर्मा के ऑफिस में थी। उसकी काली आंखें रात की जागी हुई थीं। शहद जैसे बाल एक क्लिप में बंधे थे। मैडम, मैंने फैसला कर लिया। मैं जा रही हूँ। मेरा सामान पैक है। मैं अब आजाद होना चाहती हूँ, माया ने दृढ़ स्वर में कहा। श्रीमती शर्मा ने उसे देखा और मुस्कुराई। ठीक है माया, लेकिन याद रख, सपनों के पीछे भागने से पहले हकीकत को समझ लेना। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। कुछ ही देर में माया ने आशा भवन के लोहे के दरवाजे को पार कर लिया। वह कमरा जहां उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया, अब पीछे छूट रहा था। आंसुओं की एक बाढ़ ने उसकी आंखों की बांध तोड़ दी। दीवारों पर लगे पोस्टर्स, जिन्हें वह कभी नहीं हटाती थी, आज उसने खुद उतार दिए थे। सड़कों पर बिना मंजिल के भटकते हुए 3 घंटे बीत गए। जेब में कुछ पैसे थे जो आशा भवन में काम करने के मिले थे। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तभी एक रेस्तरां के बाहर रुककर पानी पीते वक्त उसकी नज़र एक नौकरी के विज्ञापन पर पड़ी। रेस्तरां में वेट्रेस की जरूरत थी। माया ने हिम्मत जुटाई और मैनेजर से बात की। मैनेजर, एक दयालु महिला, ने उसे रात की शिफ्ट में काम करने और रेस्तरां के पीछे स्टोर रूम में रहने की इजाजत दे दी। माया दिन में खाना परोसती और रात में रेस्तरां की सफाई करती।
पहली तनख्वाह मिलते ही उसने पास के एक हॉस्टल में कमरा ले लिया। जिंदगी अब एक नई राह पर थी। माया ने मॉडलिंग के लिए इंटरव्यू देने शुरू किए। हालांकि अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि वक्त और हालात कब पलट जाएं, कोई नहीं जानता। माया को रेस्तरां में काम करते हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे। वहां की जिंदगी में अब वह थोड़ा ढल चुकी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। रेस्तरां में अजीब सी हलचल थी। शायद किसी टेबल पर कोई गड़बड़ हुई थी या खाने में कोई शिकायत थी। माया अपने ख्यालों में डूबी अपने काम में लगी थी। वह बहुत ज्यादा बातें नहीं करती थी, बस काम की हद तक। माया, टेबल नंबर 10 पर ये ऑर्डर दे आओ जल्दी, रेस्तरां के स्टाफ हेड ने तेज आवाज में कहा। माया ने ऑर्डर लिया और धीमे कदमों से टेबल तक पहुंची। ऑर्डर सर्व करके वह वापस लौटी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि 2 आंखें उसे दरवाजे के पीछे से गायब होने तक घूर रही थीं। ये अब रोज का माजरा बन गया था। एक शख्स रोज रेस्तरां में आता, चुपचाप बैठता और माया को देखता रहता। जैसे ही वह नजरों से ओझल होती, वह भी चला जाता। माया ने कुछ दिनों से ये गौर किया था। तंग आकर उसने हिम्मत जुटाई और उस शख्स के सामने वाले टेबल पर जा खड़ी हुई। जी, आपको कुछ चाहिए? उस शख्स ने अपनी टोपी नीचे करते हुए कहा। जी, मुझे पता है आपको कुछ नहीं चाहिए। वहां से घूरने में दिक्कत हो रही होगी ना? अब मैं सामने हूं, जी भरकर घूर लीजिए, माया ने तंज भरे लहजे में कहा, दोनों हाथ सीने पर बांधे। अरे, मुश्किल तो होती है, लेकिन क्या करें? अगर हम खूबसूरती की कद्र न करें तो कौन करेगा? उस शख्स ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माया का खून खौल उठा। आखिर आप चाहते क्या हैं? उसने दबे स्वर में गुस्से को काबू करते हुए पूछा। बात साफ है, तुम्हें, उसने कुर्सी से पीछे टिकते हुए आराम से कहा। माया ने अपने गुस्से को दबाया और वहां से चली गई। कुछ ही दिनों में उसका मॉडलिंग का इंटरव्यू था। वह इस शख्स के साथ बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ वह शख्स होंठों पर मुस्कान ली रेस्तरां से निकल गया। कुछ दिन बाद जब माया छुट्टी लेकर मॉडलिंग इंटरव्यू के लिए पहुंची, तो वहां उसी शख्स को देखकर उसके होश उड़ गए। तुम मेरा यहां भी पीछा कर रहे हो? प्लीज मेरी जान छोड़ दो। तुम्हें मुझसे परेशान करके क्या मिलेगा? माया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वह शख्स अपनी टोपी ठीक करता हुआ कमरे में चला गया। कुछ देर बाद लोग अपने नाम की पुकार पर कमरे में जा रहे थे और वापस आ रहे थे। हैरानी की बात थी कि वह शख्स अभी तक कमरे में ही था। जब माया की बारी आई और वह कमरे में गई, तो सामने डायरेक्टर की कुर्सी पर उसी शख्स को बैठा देखकर उसे जैसे धक्का सा लगा। आइए मिस माया, अपनी हैरानी को एक तरफ रखिए, डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। माया चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। मिस माया, अब तो आपको मेरे पीछा करने की वजह समझ आ गई होगी, डायरेक्टर ने पेन को उंगलियों में घुमाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। जी, माया ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाते हुए कहा। उस दिन जब आपने हमारे टेबल पर खाना सर्व किया था, तभी से हम आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन जब हमें आपका फॉर्म मिला तो हमने सोचा कि पहले आपको थोड़ा परख लिया जाए, डायरेक्टर ने कुर्सी से पीछे टिकते हुए कहा। तो मिस माया, क्या आप हमारे लिए मॉडलिंग करेंगी? जी मैं करूंगी, माया ने खुशी से उछलते हुए कहा। उसका सपना सच होने जा रहा था। वक्त ने पलटा खाया था और हालात माया के हक में थे। मॉडलिंग सीखने से लेकर रैंप पर चलने तक वह जैसे आसमान में उड़ रही थी। उसकी नजरें सिर्फ अपनी मंजिल पर थीं। सपनों की चाह ने उसे हर चीज से बेगाना कर दिया था। वह भूल चुकी थी कि आसमान से जब जमीन पर गिराया जाता है तो पुराने आशियाने भी मलबे में बदल जाते हैं। माया की पहली रैंप वॉक ने उसे रातों रात स्टार बना दिया। उसका मासूम चेहरा और बेमिसाल खूबसूरती हर ब्रांड की पसंद बन गई। माया बेबी, तुमने कमाल कर दिया। ऐसी वॉक कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी खूबसूरती इस फील्ड को हिला देगी। अभी तो तुम्हें आए कुछ ही वक्त हुआ है और देखो कितनी मशहूर हो गई हो। डायरेक्टर, जिसका नाम सेठी था, माया के पास बैठकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। व्हाइट बॉय, जाओ बेबी के लिए जूस लाओ, कितनी गर्मी है यहाँ, जल्दी करो, सेठी ने एसी का तापमान बढ़ाते हुए कहा। कुछ ही देर में लड़का जूस लेकर हाजिर था। लो बेबी, जूस पियो, सेठी ने ग्लास माया को थमाया, जो चुपचाप एक तरफ बैठी थी। और ये रहा आज के शो का चेक, सेठी ने चेक माया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सेठी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि चेक नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दें। और कितनी बार कहा है कि आधा पैसा आशा भवन को भेज दिया करें, आप खुद ही करवा लिया करें, माया ने बेरुखी से उठते हुए कहा। सेठी ने सिर्फ मुट्ठियां भींची। पीछे से उनके असिस्टेंट ने धीरे से कहा, सर शांत हो जाइए, अभी हमें उनकी ज़रूरत है। माया अब टॉप मॉडल्स की लिस्ट में सबसे ऊपर थी। वह अब छोटे ब्रांड्स के लिए काम नहीं करना चाहती थी। वह सिर्फ बड़े फैशन शोज करना चाहती थी। अपने शानदार बेडरूम में लेटे हुए वह यही सोच रही थी।
कमरे के बीचों बीच उसकी एक बड़ी तस्वीर लगी थी, जिसमें वह ब्राइडल लहंगा पहने एक गुड़िया सी लग रही थी। चारों तरफ उसकी अलग अलग शोज की तस्वीरें सजी थीं। बेबी, तुम्हारा शो है और तुम अभी तक नहीं आई, सेठी ने फोन पर दांत पीसते हुए कहा। देखिए सेठी जी, मैंने सोच लिया है, अब मैं छोटे शो नहीं करूंगी। आप किसी और को भेज दें, माया ने नाखून तराशते हुए लापरवाही से कहा। माया, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, आधे घंटे में यहां पहुंचो, सेठी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। मैं नहीं आ रही, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, माया ने बेपरवाही से जवाब दिया। देखो माया, तुम्हारे पास आधा घंटा है, यहां पहुंचो, सेठी ने और जोर से चीखते हुए कहा। आवाज नीचे करें, आप मेरे लिए काम करते हैं, मैं आपके लिए नहीं, हद में रहिए। कैंसिल का मतलब कैंसिल, माया ने गुस्से में कहा। तेरी तो तुझे मैं अब बताता हूँ माया बेबी, तुझे बड़े पर लग गए हैं, है ना? सारे किस्से ब्लात निकाल दूंगा तो याद करेगी। तू एक वेट्रेस थी और मैंने तुझे यहां तक पहुंचाया। अब मुझे आंखें दिखाती है, जिस थाली में खाया उसमें छेद नहीं करते। तूने छेद करने की कोशिश की है, अब देख तुझे क्या मिलता है। सेठी ने गुस्से में फोन काट दिया। माया का दिल धड़कने लगा। क्या उसने गलती कर दी थी? सेठी अपने ऑफिस में गुस्से से आग बबूला हो रहा था। कमरे की हर चीज तहस नहस थी। मेज, कागज, कुर्सियां, सब बिखर चुका था। कुछ देर गहरी सांसें लेकर उसने खुद को संभाला और फोन पर किसी का नंबर डायल किया। थोड़ी देर इंतजार के बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ सुन, वक्त आ गया है, अपना काम कर दे। दूसरी तरफ से कुछ जवाब आया, जिसे सुनकर सेठी का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसकी गर्दन और हाथों की नसें साफ दिखने लगीं। तुझे क्या मतलब, जल्दी है कि देर? जो कहा है वो कर। बड़ा आया सलाह देने वाला। मुझे ये काम इसी हफ्ते चाहिए, हो जाना चाहिए। मैं और इंतजार नहीं करूंगा। उसने गुस्से में फोन काटा और उसे दीवार पर दे मारा। उधर माया शूटिंग सेट पर थी। वह आराम से बैठी मेकअप करवा रही थी। तभी सेठी कमरे में दाखिल हुआ। बेबी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाते हुए कहा। माया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने फोन में व्यस्त हो गई। उसकी इस हरकत से सेठी के तन बदन में आग लग गई। देखो बेबी, उस दिन तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। मैंने अब वो बात खत्म कर दी है, लेकिन आगे से ख्याल रखना, सेठी ने चेहरे पर नरमी लाने की कोशिश करते हुए कहा। ठीक है सेठी जी, ये आखिरी बार था। अब मेरा शो है, रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है, माया ने लापरवाह अंदाज में कहा। सेठी ने जहरीली नजरों से उसे देखा, लेकिन रास्ते से हट गया। मन ही मन वह बड़बड़ा रहा था, आखिरी बार, मैं तुझे दिखाऊंगा आखिरी बार। शो हमेशा की तरह कामयाब रहा। रात के 12 बज रहे थे और माया अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी। वह सुबह आशा भवन जाने की सोच रही थी। हर शो के बाद वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वहां के बच्चों के लिए दान करती थी। वह अभी यही सब सोच रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मारी। माया अपनी सीट से उछल पड़ी। खान बाबा, ये क्या हुआ? उसने डरते हुए अपने ड्राइवर से पूछा। पता नहीं बीबी, लेकिन कोई हमारी कार को खाई की तरफ धकेल रहा है, ड्राइवर ने घबराते हुए जवाब दिया। एक के बाद एक कई टक्करें लगीं। 2 गाड़ियां थीं, एक दाईं तरफ से, दूसरी बाईं तरफ से। माया की चीखें गूंज रही थीं। हाँ हाँ बॉस, ये तो चीखें भी अपने रुतबे के हिसाब से मार रही है, एक गाड़ी में बैठे शख्स ने हंसते हुए अपने साथी से कहा। हाँ हाँ, बात तो सही है, दूसरा शख्स हंसा। जल्द ही माया की कार खाई के आखिरी सिरे पर थी। एक आखिरी टक्कर ने कार को खाई में गिरा दिया। दोनों गाड़ियों में सवार लोग बाहर निकल आए और जलती हुई कार को देखने लगे। कुछ ही देर में सारे सबूत मिटाकर वे वहां से गायब हो चुके थे। अगली सुबह हर अखबार की सुर्खियों में एक ही खबर थी। मशहूर मॉडल माया की कार शूटिंग से लौटते वक्त खाई में गिरी। उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन हालत नाजुक है। रिपोर्टर्स उस अस्पताल के बाहर जमा थे, जहां माया आईसीयू में थी। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वक्त अपना काम करता रहा। 1 महीने बाद माया को होश आया। इस खबर ने फिर से हर न्यूज़ चैनल पर सनसनी मचा दी, लेकिन ये खुशी की खबर नहीं थी। होश में आते ही माया ने अपना चेहरा देखना चाहा। उसकी याददाश्त में जो कुछ था, उसके मुताबिक उसका चेहरा जल चुका था। जब उसने शीशे में खुद को देखा, तो वह अपने आंसुओं को रोक न सकी। उसकी सिसकियां सुनने वाले को भी रुला देती थीं। डॉक्टर ने उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन दिया। उस दिन के बाद माया ने फिर कभी अपना चेहरा देखने की हिम्मत नहीं की। दुनिया में हर शख्स की जगह कोई ना कोई ले लेता है। माया के साथ भी यही हुआ। जैसे ही उसकी जगह खाली हुई, नई मॉडल्स ने ले ली। जो लोग कल तक उसकी एक झलक के लिए तरसते थे, अब उसे मुड़कर भी नहीं देखते थे। वक्त और हालात कभी एक से नहीं रहते।
कभी बाहर की तरह रंग बिखेरते हैं तो कभी सूरज की तपती धूप की तरह सब कुछ झुलसा देते हैं। आज माया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी खूबसूरती, अपनी शोहरत, अपनी पहचान। एक बार फिर वह सड़कों पर बेमकसद भटक रही थी। कोई उसे पूछने वाला नहीं था। लोग उस खूबसूरत मॉडल से मोहब्बत करते थे जिसे वे सराह सकें। एक बिगड़े चेहरे वाली लड़की से उन्हें क्या लेना देना। आशा भवन की मैडम की बातें उसे बार बार याद आ रही थीं। थक हार कर वह एक दरगाह के पास रुक गई। वहां का माहौल सुकून दे रहा था। लोग अल्लाह का नाम ले रहे थे, अपने रब से दुआएं मांग रहे थे। माया ने भी अपनी झोली अपने रब के सामने फैला दी। उसने सुकून की तलाश में अपने रब से रिश्ता जोड़ा। जब उसने दुआ खत्म कर आंखें खोलीं तो सामने एक 25 साल का खूबसूरत नौजवान बैठा था। काले पैंट और काली शर्ट में उसकी नीली आंखें माया के चेहरे का तफसील से जायजा ले रही थीं। लंबे अरसे बाद किसी को अपने चेहरे को ऐसे देखते देख माया मुस्कुरा दी। क्या देख रहे हो? मेरे चेहरे में बदसूरती के सिवा कुछ नहीं, उसने तंज भरे लहजे में हंसते हुए कहा। नहीं, चेहरे पर तो रब का नूर है। तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम हर वक्त दुआओं में घिरी रहती हो। बताओ, क्या किया है तुमने? नौजवान ने गंभीरता से पूछा। मुझे तो अपनी सारी जिंदगी की नेकियां याद हैं, लेकिन ऐसी कोई नेकी याद नहीं आती, माया ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा। खैर छोड़ो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? नौजवान ने नजरें झुकाकर पूछा। माया ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। सुनने के बाद वह बोला, माया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा पूरा इलाज करवाऊंगा। मेरा नाम शाहजेब है। हाँ, तुम मेरी मदद करोगे? जब मेरे अपने मुझे मुश्किल वक्त में छोड़ गए तो तुम क्यों करोगे? माया ने अविश्वास भरी नजरों से कहा। शायद तुम यकीन न करो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया हूँ। मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो, शाहजेब ने दृढ़ता से कहा। कुछ देर सोचने के बाद माया ने हामी भर ली। उसे सेठी से भी बात करनी थी, जिसने उसका दरवाजा ऐसे बंद किया था जैसे वह कोई बीमारी हो। चलो, फिर चलते हैं, शाहजेब ने खुशी से कहा। कुछ ही देर में वे एक विशाल हवेली जैसे घर में थे। तुम यहाँ अकेले रहते हो? माया ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए पूछा। घर में सन्नाटा छाया था। हाँ, मेरा कोई नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, शाहजेब ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। शाहजेब ने माया की तरफ देखते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, फिर कुछ खाने को लाता हूँ। वह आगे आगे चलने लगा। कुछ ही देर में वह माया को एक विशाल कमरे में ले गया, जहाँ एक तरफ बिस्तर था और दूसरी तरफ सोफा सेट रखा था। कमरे में शांति थी और शाहजेब उसे वहां छोड़कर चला गया। कमरे में अकेली माया को शाहजेब की बातें याद आईं। उसने कहा था, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। फिर उसने एक गठरी माया को थमाई और गंभीर लहजे में कहा, इसे तुम्हें अपने कमरे के बाहर वाले पेड़ के नीचे दफनाना है, लेकिन ध्यान रखना, किसी भी हाल में इसे खोलना नहीं। माया ने सहमति में सिर हिलाया। फ्रेश होने और खाना खाने के बाद वह कमरे में थी। उसे आए 1 हफ्ता हो गया था। शाहजेब रोज आता, उसे डॉक्टर से मिलवाता और उसका इलाज शुरू हो चुका था। दिन यूं ही गुजरते रहे। 1 महीने बाद आज शाहजेब फिर उससे मिलने आया। वह डॉक्टर को छोड़कर चला जाता और सिर्फ माया को लेने आता। इस दौरान वह कहाँ रहता था, कोई नहीं जानता था। माया, तुम्हें हमारा वादा याद है ना? अगर तुमने वो काम कर दिया तो तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा। शाहजेब ने दूर दरवाजे के पास खड़े होकर कहा। हाँ, मुझे याद है, माया ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, शाहजेब ने उम्मीद भरी नजरों से कहा। माया ने हामी भरी। शाम गहरी हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा छा गया था। हवेली का माहौल डरावना था, जहां सिर्फ पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। माया गठरी लेकर पेड़ के पास पहुंची। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया और जमीन खोदकर गठरी दफना दी। फिर तेज कदमों से वापस लौटी। शाहजेब कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही माया अंदर आई, उसने पूछा, क्या तुमने वो कर लिया जो मैंने कहा था? हाँ, हो गया, माया ने सांसें संभालते हुए जवाब दिया। शाहजेब उसका मुंहबोला मोहसिन था। माया इतना तो समझ चुकी थी कि वह कोई गलत काम नहीं कर सकता। अब ध्यान से सुनो, माया, तुम्हें ये लेप अपने चेहरे पर लगाना है। ये जलेगा, लेकिन इसे हटाना नहीं। अगर एक बार हटा लिया तो सब खत्म हो जाएगा, समझ रही हो ना? शाहजेब ने एक कटोरा दिया जिसमें हरी रंग की चीज भरी थी। माया ने कटोरा लिया और सवालिया नजरों से शाहजेब की तरफ देखा। उसने सिर्फ इतना कहा, हर सवाल का जवाब नहीं होता माया, जो कहा है वो करो। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। 5 दिन तक माया ने वो लेप लगाया। जलन तो बहुत थी, लेकिन उसके चेहरे के जख्म भर चुके थे। अब प्लास्टिक सर्जरी आसानी से हो सकती थी।
कुछ ही दिनों में डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी। माया पहले तो घबराई, लेकिन फिर चेहरा ठीक होने की उम्मीद में हिम्मत जुटाकर ऑपरेशन थिएटर में थी। ऑपरेशन में पूरे 5 घंटे लगे। इस दौरान शाहजेब 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं हुआ। ऑपरेशन कामयाब होने की खबर सुनकर उसने खुशी में सजदा किया। माया को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। शाहजेब कुछ देर उसके पास बैठा, फिर घर की तरफ गया, जहां से उसे माया के लिए जरूरी सामान लाना था। सामान नर्स को देकर वह बाहर बेंच पर बैठ गया। उसका काम पूरा हो चुका था, लेकिन वापसी का ख्याल उसे भारी लग रहा था। 2 महीने बाद माया की पट्टियां खोली गईं। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। ये एक नई पहचान थी, एक नया चेहरा जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था। माया घंटों शीशे के सामने बैठी खुद को निहारती रही। माया, मुझे तुमसे बात करनी है, शाहजेब ने सोफे पर बैठते हुए कहा। हाँ, बोलो, माया ने उत्साह से जवाब दिया। मेरा जाने का वक्त आ गया है। मैं इस दुनिया का नहीं, दूसरी दुनिया से हूं। जब मैंने तुम्हें दरगाह पर देखा तो दिल में तुम्हारी मदद करने की चाहत जागी। मैं रुक गया, लेकिन अब तुम पूरी तरह ठीक हो। मुझे जाना होगा। ये घर तुम्हारा है, जब तक तुम चाहो, और पैसे भी आते रहेंगे, शाहजेब ने उठते हुए कहा। मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। तुमने मेरी इतनी मदद की, वरना मैं कुछ भी नहीं थी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, माया ने भावुक होकर कहा। मेरा जाना लिखा जा चुका है। तकदीर में अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कल जा रहा हूं, यह कहकर शाहजेब कमरे से निकल गया। माया आधी रात तक शाहजेब के बारे में सोचती रही। वह रब की बेहतरीन मखलूक था, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ नाम का इंसान नहीं, बल्कि हकीकत में किसी की तकलीफ नहीं देख सकता था। उसने कभी कोई गलत मांग नहीं की। उसकी बातें हमेशा नजरें झुकाकर होती थीं। अगली सुबह शाहजेब जा चुका था। माया उसे एयरपोर्ट छोड़कर आई थी। रास्ते में टीवी पर एक खबर ने उसके पैर जकड़ दिए। मशहूर मॉडल सादिया की कार खाई में गिरी। ये खबर हैरान करने वाली थी। सादिया की कार उसी जगह गिरी थी जहां माया की गिरी थी। अगली खबर ने माया को और हिला दिया। टीवी पर सेठी दुख जता रहा था अपनी मॉडल के हादसे पर, लेकिन माया को सब समझ आ रहा था। कुछ दिन पहले उसने सादिया और सेठी के बिगड़े रिश्तों के बारे में सुना था। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही थीं। माया ने ठान लिया कि वह सेठी को सबक सिखाएगी। उसने अपनी नई पहचान बनाई, नायाब, जिसका मतलब अनमोल था। वह फिर से मॉडलिंग की दुनिया में उतरी। सेठी ने उसे देखते ही मान लिया, क्योंकि उसे नायाब की असलियत का पता नहीं था। माया ने अपनी शोहरत फिर से हासिल की, लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ मॉडलिंग नहीं था। उसने सेठी को जाल में फंसाया। जैसी उम्मीद थी, सेठी ने फिर से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस पहले से तैयार थी। सेठी पकड़ा गया। उसने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की थीं। 1 महीने बाद माया ने अपनी मॉडलिंग कंपनी शुरू की। उसकी मांग पहले जितनी तो नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। एक ब्राइडल शो के बाद जब वह घर लौटी तो सामने शाहजेब बैठा था। शाहजेब, तुम कब आए? माया ने तेज कदमों से पास पहुंचकर पूछा। मैं तो यहीं था, तुम्हारे पास, शाहजेब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या बातें कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें खुद एयरपोर्ट छोड़ा था। और तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? माया ने मजाक में उड़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, आंखें तो ठीक हैं। माया, मुझे कुछ बताना है, शाहजेब ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा। हाँ, बोलो, क्या बताना है? दरअसल मैं एक जिन्न हूँ। मैं एक जिन्नात को पसंद करता हूँ, लेकिन हमारे वालिद नहीं मान रहे थे। किसी ने मुझे बताया कि अगर मैं उस जिन्नात के बालों पर अमल करवाकर उन्हें इंसानी दुनिया में दफनाऊं तो मेरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो बाल किसी ऐसी लड़की को दफनाने थे जो बदसूरत और यतीम हो। मैंने बहुत तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिली। फिर दरगाह पर मुझे तुम मिली। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और फिर मुझे पता चला कि तुम यतीम हो। तुम्हारी मदद करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन तुम मेरे काम भी आ सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। ये कहते ही शाहजेब गायब हो गया। माया हैरान और परेशान बैठी थी। कोई इस तरह भी मदद कर सकता है? लेकिन अब उसका दिल डर से भर गया। उसने सोच लिया कि वह ऐसी दुनिया से दूर रहेगी जहां सेठी जैसे लोग हों। उसने मॉडलिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया। अब वह अपनी नई पहचान, नायाब, के साथ एक नई जिंदगी जी रही थी। उसने सीख लिया था कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं।